हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश और इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे। जितनी भी हमारी क्लासें हो चुकी थी, वैसे अगर हम कल की क्लास के बारे में और डिस्कस करें तो जिसके अंदर हमने वर्धन वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को आपने, इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है और जहां भी डाउट हो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? उस गुप्त शासक का नाम बताना है, गुप्त वंश के राजा का नाम बताना है। तो ये जो महाराजा धीराज की जो उपाधि थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने ग्रहण की थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी उपाधि महेंद्रादित्य। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जो चीन का यात्री था, इतिहासकार था एक प्रकार से, जो भारत यात्रा पर आया था, घूमने के लिए आया था, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? देखो आपने यहाँ एक चीज नोट करनी है कि जो पुष्यभूति वंश है, इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है वो पुष्यभूति ने ही की थी। वर्धन वंश की स्थापना की थी, पुष्यभूति के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। और इसकी जो स्थापना थी वर्धन वंश की, वो थानेश्वर नामक स्थान था दिल्ली के आसपास। थानेश्वर दिल्ली के आसपास इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर की गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन है इसका कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग के द्वारा 736 ईस्वी के अंदर की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, 736 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उस शासक का नाम बताना है जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो थे राष्ट्रकूट वंश के राजा। राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, इसकी जो रचना थी वो हरिसेन के द्वारा की गई थी। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो इसके अंदर लिखित की थी, अंकित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ग्रहण की थी? ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस करके गए थे, जहां क्वेश्चन था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो उसका आंसर था कुमार गुप्त। और मैंने आपको बताया था कि कुमार गुप्त के द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त। हमारे 2 क्वेश्चन आए अभी और दोनों का आंसर क्या हुआ? एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की जो प्रथा थी वो किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो परंपरा थी, ये जो प्रथा थी, ये सातवाहन वंश के शासकों द्वारा की गई थी। सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके द्वारा ये प्रथा प्रारंभ की गई थी, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी। और इस प्रथा को अग्रहार के नाम से जाना जाता है।
जो ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी, इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? अग्रहार के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि सुदर्शन झील का जो निर्माण था ये तो मौर्य वंश के राजाओं द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, इसका जीर्णोद्वार जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो जीर्णोद्वार है वो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम करेंगे हमारा जो टॉपिक था आज का, गुज्जर प्रतिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना है आपने। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। देखो, गुज्जर प्रतिहार की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना थी नागभट्ट के द्वारा की गई थी। ये जो नागभट्ट था वो एक सामंत था, मतलब कि किसी राजा के अधीन वो कार्य करता था। इसकी जो स्थापना थी नागभट्ट ने 725 ईस्वी के अंदर की गई थी, और ये जो स्थापना थी इसने गुजरात क्षेत्र में की थी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना थी नागभट्ट नामक सामंत के द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में की गई थी। इसलिए गुजरात में होने के कारण इसे गुज्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे कि गुज्जर प्रतिहार का जो इम्पोर्टेंट राजा आता है, पहला इम्पोर्टेंट राजा, महान राजा, वो होता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो होता है ये क्या करता है? भारत पर अरबों के आक्रमण को रोकता है। भारत पर जो अरब विदेशी शक्ति थी इनके आक्रमण को रोकने का प्रयास करता है, और जो अरब आक्रमण था ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी द्वार के अंदर सिंध की ओर से किया जाने वाला आक्रमण था, और इसे रोकने का प्रयास किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। इसके बाद आगे चलेंगे, अगला जो इम्पोर्टेंट और महान राजा आता है वो आता है वत्सराज। ये जो वत्सराज है ये पहला राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। ये गुज्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलेंगे, अगला राजा आता है नागभट्ट द्वितीय। अगला राजा आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी गुज्जर प्रतिहार वंश का महान राजा था, प्रतापी राजा था। नागभट्ट द्वितीय के द्वारा 816 ईस्वी में 816 ईस्वी के अंदर गंगा घाटी पर आक्रमण किया इसने। गंगा घाटी के प्रदेशों पर आक्रमण किया गया, और इस आक्रमण के अंदर इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के पश्चात इसने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना थी 725 ईस्वी के अंदर नागभट्ट नामक एक सामंत के द्वारा की गई थी गुजरात क्षेत्र के अंदर, इसलिए इसे गुज्जर प्रतिहार कहा जाता है। इस वंश का जो पहला प्रतापी राजा आता है वो होता है नागभट्ट प्रथम, जिसने भारत पर सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण को रोका था। इसके बाद अगला आता है वत्सराज, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, पहला गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था। इससे पहले जितने भी राजा हैं उन्होंने कोई उपाधि ग्रहण नहीं की थी। वत्सराज के बाद अगला जो प्रतापी और महान राजा आता है वो आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने अपने शासनकाल में 816 ईस्वी में गंगा घाटी के प्रदेशों पर आक्रमण किया, और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इसके साथ साथ इसने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों याद स्टूडेंट याद का। अब चलते हैं हम आगे, अगला नागभट्ट द्वितीय के बाद अगला राजा आता है, जो महान राजा आता है वो होता है राजा भोज, या फिर इसे महीर भोज कहते हैं।
या फिर इसे मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली था, सबसे प्रतापी राजा था ये गुज्जर प्रतिहार वंश का। जितने भी राजा हुए उन सब में ये प्रतापी राजा था। और इसके अलावा इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान सुलेमान जो था वो अरब देश का रहने वाला था, अरब यात्री के रूप में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मिहिर भोज के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर रहेगा मिहिर भोज, जिसे राजा भोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है मिहिर भोज के बाद अगला राजा आ जाएगा इसके अंदर महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद अगला शासक कौन आ जाएगा? इंपॉर्टेंट राजा, वो आ जाएगा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की बात करें तो इसके शासन काल के अंदर गुप्त जो गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रतिहार वंश होता है इसका विस्तार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो महेंद्रपाल होता है ये राजशेखर का शिष्य होता है, राजशेखर। और राजशेखर के द्वारा एक नाटक लिखा जाता है कर्पूर मंजरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? एक नाटक था कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचनाकार कौन थे? राजशेखर। राजशेखर किसके गुरु थे? महेंद्रपाल के। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, राजशेखर किसके गुरु थे? महेंद्रपाल के। महेंद्रपाल के गुरु का क्या नाम था? राजशेखर। या महेंद्रपाल किसके शिष्य थे? राजशेखर के थे, जिनके द्वारा कर्पूर मंजरी नामक नाटक लिखा गया था। इसके अलावा जो अगले राजा आते हैं महेंद्रपाल के आगे के जो राजा आते हैं, जिसके अंदर आ जाएगा महीपाल, महीपाल आ जाएगा, भोज द्वितीय आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के। वैसे इन राजाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ कुछ नाम याद करने हैं। जैसे महीपाल है, भोज द्वितीय है, विनायक पाल है, महेंद्रपाल है, विनायक पाल, महेंद्र पाल द्वितीय। अभी हमने ऊपर पहला महेंद्र प्रथम पढ़ा था, अब आ जाएगा महेंद्र पाल प्रथम आ जाएगा इसमें। और इसके अलावा देवपाल आ जाएगा, महीपाल द्वितीय आ जाएगा इसमें, विजयपाल आ जाएगा। ये सारे के सारे किस वंश के राजा थे? ये सारे के सारे राजा थे गुज्जर प्रतिहार वंश के। एक राजा आपने देखना है इसके अंदर जो आता है विजयपाल। विजयपाल का जो शासन होता है 1013 ईस्वी के अंदर। 1013 ईस्वी की बात करें तो इसके द्वारा अपने शासन अपने साम्राज्य को संभाला था, इसे आगे बढ़ाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि विजयपाल के बाद जो राजा बना था वो बना था राज्यपाल। विजयपाल के बाद अगला राजा कौन बना था? राज्यपाल बना था। और राज्यपाल के शासन काल में महमूद गजनवी के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया था। और महमूद गजनवी ने क्या किया? संपूर्ण जो कन्नौज क्षेत्र था इसे ही समाप्त कर दिया था और यहाँ से अपार धन संपदा लूट करके ले गया था। राज्यपाल राज्यपाल की अगर हम बात करें, जब गजनवी ने आक्रमण किया था तो राज्यपाल अपना शासन भार छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भाग गया था। इसके इसके भागने के कारण जो कुछ राजपूत राजा थे, गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने इसकी हत्या कर दी, इसका वध कर दिया। और इसके स्थान पर कन्नौज का राजा किसे घोषित कर दिया? त्रिलोचन पाल को। अगला राजा किसे घोषित कर दिया? त्रिलोचन पाल को घोषित कर दिया। और इसी के साथ ही राज्यपाल के वध के पश्चात, इसकी मृत्यु के पश्चात जो गुज्जर प्रतिहार वंश था उसका विनाश हो चुका था, वो समाप्त हो चुका था। और गुज्जर प्रतिहार की अगर राजा की अगर बात करें राज्यपाल की, तो इसके समाप्ति के पश्चात गुजरात क्षेत्र के अंदर एक नए वंश की ही स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी के आसपास, जिसे अपने गहड़वाल वंश के नाम से भी जान सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक गुज्जर प्रतिहार। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे चोल साम्राज्य। और कल फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा
आपके गुज्जर प्रतिहार वंश से, राष्ट्रकूट वंश से, वर्धन वंश से और पाल वंश से। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है आज के दिन, और एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।